तो कहानी की शुरुआत होती है एक बातचीत से, डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बातचीत। डॉक्टर जानना चाहता है कि वो इस वक्त किससे बात कर रहा है, क्योंकि उसका पेशेंट तो एक है पर उसके रूप अनेक है। बरसात की रात में हमें एक मोटल दिखाया जाता है जिसका ओनर रसना पीते हुए टीवी देख रहा था कि तभी वहां पर आ गया एक बिन बुलाया मेहमान जिसके हाथों में थी उसकी जान या कहो उसकी बीवी। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, तो फ्लैशबैक में चल के देखते हैं। ये चश्मुद्दीन अपने परिवार के साथ अमावस की रात में बिना दिया लिए हाथ में छुट्टियां मनाने जा रहा था कि अचानक उसका फट गया टायर। फटा भी किससे? एक सैंडल से। लेकिन कैसे? उसी शाम ये मोहतरमा अक्षय कुमार से इंस्पायर होकर फूफू कर रही थी, तभी उसका सामान उड़ गया जिसमें उसकी सैंडल भी थी। चलो कपड़े समझ में आते हैं, पर सैंडल कैसे उड़ गई? सरोजनी का माल इतना बेकार भी नहीं होता यार। खैर, बैक टू द प्रेजेंट फ्लैशबैक, जहां चश्मुद्दीन टायर सही कर रहा है और उसकी बीवी अपने लाडले बेटे के साथ खेल रही होती है। बेटे ने अपनी तशरीफ खिसकाई, खेल खेल में माँ भी खिसकने लगी और वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था, एक्सीडेंट। पर क्यों? ये दूसरा बंदा क्या सस्ते नशे करके गाड़ी चला रहा था? अबे नहीं जी, ये तो एक प्रोफेशनल ड्राइवर है जो एक एक्ट्रेस को लॉस एंजलिस लेके जा रहा था। वैसे ज़्यादा बड़ी एक्ट्रेस नहीं है, मतलब नेहा धूपिया के लेवल की समझ लो। मुझे क्यों तोड़ा? तभी एक्ट्रेस की बकैती से डिस्ट्रैक्ट होके भाई साहब ने उड़ा दिया चश्मुद्दीन की बीवी को। अब इसकी जगह कोई और होता तो भाग जाता, पर ये ठहरा मूवी का मेन हीरो, इसलिए गाड़ी से उतर के चश्मुद्दीन की गालियाँ खाने पहुँच गया। तो मिस्टर एड उसे, उसकी बीवी और उसके बच्चे को पास के मोटल में ले आया, जहाँ का ओनर टीवी देखते हुए रसना पी रहा था। रिमेंबर? तो बरसाती तूफान की वजह से फ़ोन भी काम नहीं कर रहा, इसलिए एड को अब खुद ही हॉस्पिटल जाना होगा। उसने श्रीमती नेहा धूपिया जी को गाड़ी से बाहर निकाला। इट्स नॉट हर चॉइस, फिर भी बेचारी क्या कर सकती है। रोडीज के बाहर तो यही सलूक होता है इसके साथ। रास्ते में एड को वही सैंडल वाली लड़की मिली। उसकी कार खराब हो चुकी थी, इसलिए एड ने उसे लिफ्ट दे दी। इस लड़की का नाम पेरिस है और ये अपना गुजारा करने के लिए धंधा करती है। अशनीर विल लव हर, उसे धंधा करने वाले लोग बहुत पसंद है। वैसे पेरिस बहुत लकी है, अब तक तो आप इसका लक देख ही चुके होंगे। थोड़ी दूर जाने के बाद ये गाड़ी भी खराब हो गई। फिर इन्होंने एक न्यूली वेड कपल से लिफ्ट मांगी। एड का लिफ्ट मांगने का स्टाइल ऐसा था जैसे वो हफ्ता वसूल कर रहा हो। चश्मे वाले बंदे की तो फटके 8 हो गई, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को देखा उसके तो तेवर ही बदल गए। अब ये लोग पहुंच गए मोटल। लैरी, जो कि यहाँ का ओनर है, इसे धंधा करने वालियों से सख्त नफरत है, इसलिए इसने पेरिस को बोला, ओ सॉरी, मैं 9 बजे के बाद नहीं देता रूम। ओह अच्छा, अबे सस्ते मूल माचो के ब्रांड एम्बेसडर, अगर रूम नहीं देना तो ये मोटल क्या अपनी बहनिया को दहेज में देने के लिए खोले हो का? पेरिस को 7 नंबर रूम मिला और कपल्स को 6 नंबर। इसके बाद एक गाड़ी आती है जिसके आने से माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इस गाड़ी में से निकला एक ऑफिसर जिसे इमरजेंसी में एक रूम चाहिए था, क्योंकि इस ऑफिसर के साथ था एक खतरनाक कैदी जिसे दूसरी जेल में शिफ्ट करने के लिए लेकर जा रहा था। लेकिन खराब मौसम के चलते इसे यहाँ पर आना पड़ा, या शायद इसकी कार में पेट्रोल नहीं बचा था इसलिए, डाउट होता है। दूसरी तरफ एड ने मिसिस चश्मुद्दीन के घाव सिले। एड ने चश्मुद्दीन से पूछा कि तुम्हारा ये छोटा कुछ बोलता क्यों नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले छोटू का असली बाप उसे छोड़ के चला गया। मैं तो उसका स्टेप फादर हूँ। बेचारा बाप के दुख में क्यूट से म्यूट हो गया। ऑफिसर अपने कैदी को गाड़ी से निकाल के रूम में ले आता है और उसे ऐसी जगह बांधता है जहाँ से उसे बार बार खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अपना वहीं आराम से खाएगा, पिएगा और निकालेगा। दूसरी तरफ पेरिस टेकन 3 खेल रही थी, तभी वहाँ ऑफिसर आ गया। वो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे आंखों से ही चमत्कार कर देगा। इससे हमें ये पता चल गया कि ऑफिसर इतना भी अच्छा नहीं है जितना हमने उसे समझा था ना। किसी ने तो समझा होगा, या मैं ही बेवकूफ़ हूँ। खैर, यहाँ पर सब लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे थे। एड द ड्राइवर और एक्स पुलिस ऑफिसर सोने के लिए नींद की गोलियां खा रहा था। मोटल का मैनेजर लैरी पता नहीं कौन से वसीयत के कागजात छुपा रहा था। पेरिस ने अपनी औकात से ज़्यादा माल दबा रखा था, और ये भाई जिसकी नई नई शादी हुई है, ये अपनी बीवी के पास सोने की जगह सोफे पे सो रहा है, वो भी आँख खोल के। नहीं, क्या दिक्कत है भाई तुझे? क्रिप्टो में पैसे डूब गए क्या तेरे?
और ये कैदी यहाँ से भागने के चक्कर में था। और हमारे ऑफिसर साहब की टी शर्ट पे खून, पैंट पे होता तो समझ आता, लेकिन टी शर्ट पे क्यों है खून, जान जाएंगे हम टिल द आफ्टरनून। यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारी एक्ट्रेस दीदी को हो रही है। ये जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती है। इसी जल्दी में इसने लैरी का कर्टेन भी उखाड़ दिया। मेम साहिबा कर्टेन का रेनकोट बना के जाती है सिग्नल ढूंढने। उसे सिग्नल तो मिला नहीं, पर कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने थोड़ा इधर उधर देखा कि तभी बूम, एड की आंख खुल गई। उसे भी कुछ आवाज़ें आई और वो आवाज़ों का पीछा करते हुए वॉशिंग एरिया में पहुंच गया, जहां पर सारी मशीनें चल रही थी। पर एक मशीन में कुछ अजीब सी ही आवाज़ आ रही होती है। उसके अंदर एक्ट्रेस की मुंडी पड़ी हुई थी, सिर्फ मुंडी। ऑफिसर और लैरी भी यहाँ पर आ गए। ऑफिसर तो फिर भी चिल था, पर इसकी शक्ल देखो, फटी पड़ी है बेचारे की। इसके बाद ये लोग कैदी को देखने जाते हैं, जो कि वहां से भाग चुका था। दूसरी तरफ जज साहब को आधी रात में एक ज़रूरी मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। अब आधी रात में बुलाया है तो मीटिंग ज़रूरी ही होगी। बाय द वे, सफ़ेद बालों वाला जवान लोंडा है जज, और इसे एक मेंटल पेशेंट की हियरिंग के लिए बुलाया गया है। पेशेंट का नाम है मैल्कम रिवर्स और ये डॉक्टर ऑक्टोपस का पेशेंट है। इन लोगों की यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है, इस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अभी वापस चलते हैं मोटल में, जहाँ एक्ट्रेस की मौत और कैदी के भाग जाने से सबकी फटी पड़ी है, सबसे ज़्यादा इसकी। भाई माचो का बलियान पहनने से कुछ नहीं होता, माचो वाली हरकतें भी होनी चाहिए। खैर, एड और ऑफिसर कैदी को ढूंढने चले जाते हैं। ये लैरी की कुछ ज़्यादा ही नहीं फट रही। हाँ यार, क्या करे, मैंने मिसिस चश्मुद्दीन के भी जख्म सिले थे, लैरी की भी सिल दूंगा। इधर मियाँ बीवी का झगड़ा हो जाता है और गुस्से में लड़की दरवाज़ा बंद कर लेती है। लड़के ने बहुत कोशिश की दरवाज़ा खुलवाने की। मुन्नी दरवाजा खोलो बेटे, मैं सेठ जी हूँ। थोड़ी देर शांति रहने के बाद लड़का फिर से दरवाज़ा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद लड़की ने दरवाज़ा खोल के देखा तो उसे एक परछाई दिखी जिसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। लड़की वापस दरवाज़ा बंद करके खिड़की से निकल गई। सभी लोग वहाँ पर पहुँच गए। इसका पति मारा जा चुका था। दूसरी तरफ कैदी को दिखाते हैं, जो कि मोटल से काफ़ी दूर आ चुका था। वो पास के एक पुराने गोदाम में पहुँच गया। उसने खिड़की से देखा तो उसे वापस वही मोटल दिखा। ये क्या है? तभी ऑफिसर और एड ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे कुर्सी से बांध दिया। उन्होंने कैदी पर नज़र रखने की जिम्मेदारी लैरी को दी, पर लैरी तो फट्टू है। भाई, मैं क्या कह रहा था कि ये इंसान कम दानव तो यहाँ पे बंधा ही हुआ है, तो मुझे आप लोगों के साथ चल के लड़कियों के आंसू पहुँचने में मदद करनी चाहिए ना। इस कैदी पे तो वो 1.5 फुटिया भी नज़र रख लेगा। वो एक छोटा बच्चा है लैरी, कुछ तो शर्म कर। एड एक पुलिस वाला रह चुका है, इसलिए वो क्राइम सीन की तस्वीरें खींचने लगा। पेरिस भी वहीं खड़ी थी। उसने एड से पूछा कि तुमने पुलिस फोर्स क्यों छोड़ दी। एड ने बताया, 2 साल पहले मुझे एक फ़ोन आया। एक लड़की छत से कूदकर अपनी जान देने वाली थी। मैं वहाँ उसे बचाने के लिए पहुँचा। मैंने उसे समझाया कि बेटी, ये निब्बी निब्बा वाले प्यार के लिए अपनी हड्डियाँ मत तोड़वा लेना, बाद में बहुत दर्द होगा, तुम्हें भी और तुम्हारे माँ बाप को भी। बदले में लड़की ने मुझसे कुछ ऐसा पूछा जिसका जवाब देने में मैं थोड़ा हिचकिचा गया था और वो लड़की कूद गई। क्या पूछा था उस लड़की ने? यही कि 10th के बाद साइंस लो या कॉमर्स। इस इंसिडेंट के बाद एड का नींद चैन सब छिन गया। उसे सपनों में भी सपना चौधरी की जगह वही लड़की दिखने लगी। डॉक्टर के पास जाने के बजाय उसने पुलिस की नौकरी छोड़ना ठीक समझा। फोटो खींचते हुए उसे लाश के पास से रूम की चाबी मिली। ऐसी ही चाबी वॉशिंग एरिया में भी मिली थी। अब ये लोग समझ गए कि कातिल रूम की चाबियों के उल्टे ऑर्डर में लोगों को मार रहा है। ये टोटल 10 लोग हैं, तो 10, 9, 8 ऐसे करके। लैरी की गैरहाजिरी में कैदी भी मारा जा चुका था। अब सबका शक लैरी पर था, क्योंकि उसे ही कैदी पर नजर रखने के लिए कहा गया था। लैरी अपने ऊपर से शक की सुई हटवाने के लिए पेरिस की गर्दन पे चाकू रख देता है और लगातार बोलता रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम सबको कोई गलत फहमी हुई है। अबे तू थोड़ा सा बहन का। इसके बाद थोड़ी गुत्थम गुत्था हुई, जिसमें लैरी का फ्रिज खुल गया और उसमें से निकली एक बुढ़े अंकल की लाश। भांडा फूटते ही लैरी वहां से भागने लगा। 1.5 फुटिया ठीक उसके सामने था। उसे बचाने के लिए उसके स्टेप फादर ने कुर्बानी दे दी। अरे मैया, लौंडा ने चाड़े कर दी कतई। इसके बाद हम वापस पेशेंट की हियरिंग पे आते हैं, जहां सीन कुछ ऐसा है कि मैल्कम रिवर्स ने 4 साल पहले 6 लोगों का मर्डर किया था, जिसके लिए उसे कल फांसी की सजा होने वाली है। लेकिन खूनी का डॉक्टर और वकील
फांसी से एक रात पहले जज साहब को कन्वेंस करना चाहते हैं कि उनका पेशेंट एक मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त है। मतलब उसकी जिस आइडेंटिटी ने 6 खून किए थे वो तो इस वक्त यहाँ पर मौजूद ही नहीं थी, तो ऐसे तो गलत आदमी को सजा हो जाएगी। बस बहुत दिमाग घूम गया। चलो वापस मोटल चलते हैं जहाँ सब लोग लैरी की छाती पे चढ़े हुए हैं। अब बताओ इसकी बात पे यकीन कैसे किया जाए जब इसके फ्रिज से लाश निकल रही है। इसने एक भोले भाले आदमी को उड़ा दिया और ये कहे जा रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। अबे भाई तूने बिना कुछ करे इतना कुछ कर दिया, अगर तू कुछ करता तो तू कितना कुछ करता। खैर लैरी ने रोते रोते फ्रिज वाली डेड बॉडी की कहानी सुनाई। मैं एक दिन रूम लेने के लिए यहाँ आया था। क्रिप्टो में सारे पैसे गंवाने के बाद मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। यहाँ जब मैं आया तो मैंने मैनेजर को देखा जो हेड डाउन करके बैठा हुआ था। जब मैंने उसे उठाया तो वो उठा नहीं, वो पहले से ही मरा हुआ था, शायद हार्ट अटैक या किसी बीमारी से। मैंने यहाँ का मैनेजर बन के उसकी जगह ले ली और उसकी लाश को आज तक फ्रिज में रखा है कि किसी दिन उसके घर वाले आएंगे तो मैं उन्हें उसकी बॉडी दे सकूं। पर आज तक कोई भी मैनेजर की तलाश में यहाँ पर नहीं आया था। ऑफिसर को लैरी की बात पे यकीन नहीं था, मगर एड ने उसकी बात पे विश्वास कर लिया। इसके बाद इन लोगों ने बहुत अजीब चीज़ देखी। जहाँ जहाँ डेड बॉडीज थी वे सभी जगह बिल्कुल साफ हो चुकी थी, जैसे किसी ने उस जगह को हार्पिक से धो दिया हो। अब सबकी फट गई, सबसे ज़्यादा पेरिस की। वो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, अगर इस वीडियो पर अच्छे व्यूज नहीं आए तो मैं रुमाल गीला करके मारेगी तुम सब लूटी हुई रियासत के पिटे हुए सुल्तानों को। सब्सक्राइब भी कर दो सालो। अब बातों बातों में इन्हें पता चला कि इन सब की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, मई 10, और इन सब के नाम भी स्टेट्स के नाम पर थे, जैसे कि एड डकोटा, पेरिस नेवाडा, लैरी वॉशिंगटन। ऐसा होने के चांसेस तो इतने ही हैं जितने राहुल गांधी के पीएम बनने के। जस्ट किडिंग, आई लव दिस गाय। इसी सब उधेड़ बुन के बीच में एड को होश आ गया और बूम, वो तो कोर्ट की हियरिंग में बैठा हुआ है, डॉक्टर और जज के सामने। उस रात क्या हुआ था एड? उस रात मैं एक्ट्रेस को लेके जा रहा था, लेकिन हम सब तूफान की वजह से एक मोटल में फंस गए। मोटल में क्या हुआ था, वहाँ एक एक करके लोग मरने लगे। क्या तुम इस आदमी को जानते हो? नहीं। ये मैल्कम रिवर है जिसने 4 साल पहले 6 मर्डर किए थे। तो ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम ही मैल्कम रिवर्स हो। ये सुन के तो एड की फट गई। वो शीशे में खुद की शक्ल देख के चिल्लाया जा रहा कि मेरी जो लाइन कहाँ गई और मेरे बाल। अबे भाई तेरी शक्ल बदल गई है और तुझे जो लाइन की पड़ी है। खैर डॉक्टर उसका इलाज पर्सनैलिटी एलिमिनेटिंग मेथड से कर रहे थे, जिसमें पेशेंट खुद अपनी पर्सनैलिटीज़ को एक एक करके मार देता है, जैसे कि मोटल में हो रहा था। और इस मेथड में चांसेस है कि पेशेंट की किलर वाली पर्सनैलिटी भी मारी जाएगी। अब एड वापस अपनी कहानी में पहुंच जाता है। इस बार उसे याद है कि वो मैल्कम रिवर्स है और उसे ये भी याद है कि उसे जल्द से जल्द किलर को मारना है ताकि वो असली दुनिया में फांसी से बच सके। इधर पेरिस ने ऑफिसर की कार में देख लिया कि वो कोई ऑफिसर नहीं बल्कि खुद एक क्रिमिनल है। आज सुबह उसे और दूसरे कैदी को जेल ले जाया जा रहा था। बीच रास्ते में उसने असली पुलिस वाले को मार के उसकी जगह ले ली। आसान है। अब नकली ऑफिसर को भी पता है कि इन्हें सब कुछ पता चल चुका है, तो हुई गोलियों की रासलीला जिसमें बेचारा लैरी मारा गया। नकली ऑफिसर ने पेरिस पे भी कई गोलियां चलाई, पर जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि लड़की बहुत लकी है। पेरिस रोते रोते एड के पास पहुंची। एड भी लाइक कभी ऑस्ट्रेलिया कर। इसके बाद एड और नकली ऑफिसर के बीच गोलियों की रासलीला शुरू हो गई। नकली ऑफिसर तो ऑन द स्पॉट मारा गया, लेकिन एड में अभी भी कुछ जान बची थी। एड के आखिरी शब्द थे, मैंने तुम्हें संतरों के बगीचों में देखा है जहां तुम हमेशा से जाना चाहती थी। अब एड ने मरने से पहले ये बात बोल दी तो पेरिस ने अपनी एफडी तुड़वा के नोएडा से 64 किलोमीटर दूर एक संतरे का बगीचा खरीद लिया। इधर जैसे कि मैल्कम रिवर्स ने अपनी किलर पर्सनैलिटी को मार दिया था, इसलिए जज साहब ने उसकी मौत की सजा पर स्टे लगा दिया और उसे मेंटल हॉस्पिटल ले जाने का आदेश दे दिया। इधर नोएडा से 64 किलोमीटर दूर पेरिस रोज मजे से संतरे का जूस पी रही थी। तभी एक दिन गड्ढा खोदते हुए उसे रूम नंबर 1 की चाबी मिली और जैसे ही उसने पलट के देखा, ओ शिट, 1.5 फुटिया यहाँ। पेरिस के मन में 1.5 फुटिया को देख के कई सारे सवाल उठ रहे थे, जैसे कि इसको मेरा एड्रेस कैसे मिला और ये इतना गुस्से में क्यों है और इसके हाथ में 3 उंगली वाला हथियार क्या कर रहा है। प्लॉट ट्विस्ट, असल में मोटल के सारे खून इसी 1.5 फुटिया ने किए थे और इस 1.5 फुटिया का असली नाम है
मैल्कम रिवर्स, मतलब ये बच्चा ही ये टकला है। अगर मैल्कम आज से 35-40 साल पहले सच में किसी मोटल में गया था तो क्या ये सब खून भी सच में हुए थे? क्या मैल्कम ने अपने आप को सजा से बचाने के लिए नाटक किया था? रुको जरा, वापस नोएडा से 64 किलोमीटर दूर आ जाओ। मैल्कम इसे मारने ही वाला था कि प्रेजेंट टाइम में मैल्कम का पेरिस वाला रूप अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। डॉक्टर ऑक्टोपस ने उससे पूछा कि तुम ठीक तो हो? मैल्कम को इतने मोटे मोटे छेदों वाली जालियों में से सुनाई नहीं दिया होगा, इसलिए डॉक्टर ने अपनी बुद्धि का 100% इस्तेमाल करते हुए जालियां हटा दी। मैल्कम भी लाइक, धंधा करने वालियों को दूसरा मौका नहीं मिलता, एंड बूम, खत्म। तो आप लोगों के मूवी की एंडिंग को लेके क्या विचार है? क्या जो कुछ भी मोटल में हुआ वो सच था या फिर ये सब मैल्कम की इमेजिनेशन थी? मैंने अपना दिमाग लड़ाते हुए इसका एक अलग ही कंक्लूजन निकाला है। मेरे हिसाब से वो सब सच था, क्योंकि मैल्कम एज अ चाइल्ड उस जगह पर मौजूद था जो पूरी मूवी में हमसे छिपाया गया। कुछ डिटेल्स अजीब थी, जैसे लाशों का गायब हो जाना, सबकी डेट ऑफ बर्थ सेम होना, लेकिन अगेन ये सब डिटेल्स दी किसने? ऑब्वियसली मैल्कम ने। और 30-40 साल पहले जो कुछ भी हुआ वो उसने डॉक्टर को बताया ही क्यों? शायद इसलिए ताकि वो अपने 4 साल पहले करे मर्डर से बच सके, जो कि वो बच भी गया। तो ये मेरी थ्योरी है, बाकी आप भी अपने अपने वर्जन कमेंट सेक्शन में बताइए। जिस थ्योरी में मुझे सबसे ज़्यादा सेंस लगेगा उसे मैं पिन कर दूंगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगली वीडियो आएगी मंडे रात 9:15 बजे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।